वोट सरदार पटेल को। कांग्रेस पार्टी को उन तमाम प्रांतीय समूह के लोगों ने भी नेहरू को वोट न देकर के ये बता दिया कि हमारा हीरो पटेल है। लेकिन क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से टूटी चल रही थी, देख रेख लोग बैठे थे, गांधी ने चिट लिखी और कहा कि पटेल इस्तीफा दे दो। 2 बार चिट लिखी बेहया के साथ। अगर कोई घर में बड़ा आदमी बेहया हो जाए तो छोटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसका विरोध करना। वो बेहया हुए और उसके बाद में कृपलानी ने जब पटेल को दूसरी चिट दी तो पटेल ने वो चिट फाड़ी और चले गए, क्योंकि उनका भाव ऐसा नहीं था कि वो गांधी को अपने सामने बुरा बनाते, नाराजगी के साथ चले गए। और तब फूल वाले चचा इस देश के अध्यक्ष बने और 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बॉबिल ने नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आचार्य जेबी कृपलानी को मैं इसलिए सच्चा आदमी मानता हूं। उन परिस्थितियों में वो कैसे रहे होंगे, क्या क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी, कितने दबाव होंगे, किस तरीके के डर होंगे, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी अपने जाते जाते एक बड़ा अच्छा काम ये कर रहे कि उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ इन हिज थॉट, और उस किताब के पेज नंबर 248, 249, 250 पे गांधी जी की गंदगी लिख के गए। उन्होंने ये किया। वो किताब भारत सरकार ने छापी और लायक गई, क्योंकि उनके ही रिश्तेदार सत्ता में बैठे हैं। लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में किसी दिन पीडीएफ उसकी कॉपी मिली, उसको हम लोगों ने पूरा पढ़ा, तब पता चला कि ये जघन्य अपराध कोई ऐसा नहीं। तो ये जो कर रहे हैं उनके वंशज जो हैं, जो बताते हैं आपने नेहरू भेजा था तब गांधी बने, पता ही नहीं चला। इसलिए जब आप उन बहादुरों की बात नहीं करेंगे, समाज नहीं करेगा, तो सत्ता में लोग बैठे हुए अपने स्वार्थों के हिसाब से चीजें तय करते हैं। और हम 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ है, खूब ढोल बजा रहे हैं। स्कूलों के अंदर 15 अगस्त का झंडा फहर रहा है, भारत माता की जय। कुछ लड्डू वड्डू हमारे जमाने पड़ते थे, वो भी खत्म हो गए। आप दिल्ली में 3 मूर्ति जहां किसी के जाने को इजाजत नहीं थी या नहीं, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में उस 3 मूर्ति में रहे, और जब उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति में रहने नहीं दिया। ये तुम्हारे लिए नहीं, वो वहां नहीं रहे। लेकिन समय में मैंने वही कहा कि ये मूवमेंट आज उस 3 मूर्ति पर राष्ट्रवादियों का कब्जा है। इसलिए वो तमाम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं जो आपको झूठ की गुट्टी में पिलाए गए थे। आप सोचिए 1946 में जो सरकार बनी, जिसे आप अंतरिम सरकार कहते हैं, उसके मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को पद दिए गए, वो कॉपी यहां से ग्रेट ब्रिटेन गई और किंग की अप्रूवल के बाद उन्होंने शपथ ली। 15 अगस्त 1947 की डेट कहां पैदा हुई थी, किस कारण से 15 तारीख को यह दिया गया, कुछ किसी को नहीं पता। 15 अगस्त को जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, वो 15 अगस्त 1947 को सुबह सुबह 10 बजे देश का पहला गवर्नर जनरल बन गया, आजाद भारत का। इसलिए आपकी शत्रुता किसी से हो सकती है, लेकिन शत्रुता और मोहब्बत में एक ही फैक्ट है, वो सच की बुनियादों पर। पाकिस्तान को आप कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में कहा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन आपका गवर्नर जनरल होगा, इसका इस 2 बड़े आदमी को नहीं मानते। हम आजाद मुल्क हैं, हम अपना गवर्नर जनरल तय करेंगे, और उन्होंने मोहम्मद जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। हम बहुत महान लोग थे, हमने एक चोटे को पहला गवर्नर जनरल बना के उसकी ताजपोशी की, और यहीं तक नहीं किया। जम्मू में नेहरू के बारे में बोलना आसान काम नहीं, बहुत बच्चे हैं उनके।
ऐसे नहीं से मनाते थे। चाचा के बच्चे बहुत हैं, पता नहीं कहां कहां। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। जिस दिन भी हिंदुस्तान का कोई आदमी मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा देगा, उस दिन मेरा आखिरी भाषण होगा। और आज अवेलेबल है सारी चीजें। मैं किसी बुनियाद पे नहीं कहता जब तक डॉक्यूमेंट इकट्ठा न करूं। इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा ताकि कल कोई ये नहीं, पुष्पिन जी को आप सुन रहे थे, आप तो बड़े चैनल में काम करते हैं दत्ता साहब, आपके सामने पुष्पिन जी झूठ बोल के चले गए। मैं ये मौका नहीं, यहां बैठा हर एक आदमी इस जब सभागार से बाहर निकले और मेरी बात को आपस में शेयर भी करे तो उसके साथ फैक्ट, फिगर, टाइम डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें फूल वाले चचा के साइन हो रहे हैं और ये चिट्ठी लिखी गई है। ये जो हमने डॉक्यूमेंट निकाला है, ये जो क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट मीटिंग का पर्चा है। ये वहां से निकाला है और नीचे उनके साइन हुए, चचा के हैं, और इस पे नीचे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। और इस चिट्ठी के ऊपर डेट पड़ी हुई है 28 अप्रैल 1948। इस चिट्ठी पर डेट पड़ी हुई है, नीचे भी डेट पड़ी हुई है, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अनुभव भाई कि प्राइम मिनिस्टर ये चिट्ठी लिख रहे हैं क्लेमेंट एटली को 1948 में, और ये फरमा रहे हैं, इसका सार बता देता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन का ट्रांसफर एज ए गवर्नर जनरल भूटान हो गया है। महामहिम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपकी अनुमति चाहता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन के बर्मा में जाने के बाद मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर जनरल बनने की मुझे अनुमति दी जाए। ये आजाद भारत का प्राइम मिनिस्टर 1948 में ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा है, उनके मिनट से मीटिंग है। आप आजाद कहां पे थे? आजाद रखने से आजाद हो गए थे आप? ये सवाल बहुत पहले सवाल हो जाने चाहिए ताकि हम आगे की बात करें, लेकिन गाड़ी कहीं अटकी हुई है। इसलिए भारत के संविधान की जिसकी शपथ ले लेके लोग पागल हुए जा रहे हैं। भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, पूरे देश की जो पुलिस, ये पुलिस आज भी 1860 के कानून से गवर्न हो रही है। ये पुलिस में एविडेंस एक्ट जो है आज भी 1861 के कानून से गवर्न हो रहा है, और सबको ये नहीं पता कि ये पुलिस की उत्पत्ति हुई क्यों थी, ये थाने क्यों बनाए गए थे। मैं आप कहेंगे मैं इतिहास की बात में क्यों जा रहा हूं मेरे भाई? अगर बिल्डिंग 70 साल में हिल रही है तो छत की कमी नहीं है, नींव में गड़बड़ है। और इसको अगर हम समझते हैं कि कुछ दिन और चल जाए तो एक दिन ये 150 लोगों की जान लेगी, इससे अच्छा है कि इसको अच्छी हालत में तोड़ करके दोबारा से नींव ऐसी बनाए जो 100 साल तक रहे। आप नहीं छोड़ेंगे, कोई और छोड़ेगा। अब आप नहीं, हमें तो मजे लेने, यार हमें क्यों इसी तरह बड़ी मुश्किल से तो कुछ मजा लेने का वक्त आया है। जिन बच्चों को आप मिनरल वाटर पिलाते हो, जिन बच्चों को आप आंधी और धूप से बचाने के लिए क्या क्या जतन करते हो,
पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो घर के एसी को का ब्लोअर चला करके आप पॉल्यूशन, इतना आप उनकी केयर करते हो, लेकिन कभी एक बार ये सोचा है कि हमारे जाने के बाद इस झूठ के साथ, इस भय के साथ इन बच्चों को कितने दिन तक सामना करना होगा? जो चैलेंजेस हमने इनके सामने देखे थे, जो हमारे सामने थे, उसमें कुछ कम नहीं किए। आपने रास्ता बदल बदल के यहां से होके वहां चले गए, वहां से होके वहां चले गए, फिर कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से कोई कश्मीर आ गया, यहां से भाग के कोई बॉम्बे चला गया। भागने वाली कौमें जिंदा नहीं रहती, उनकी मौत निश्चित है, 100% निश्चित है। ये किसी मजहब का झगड़ा नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट लिख के गया है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ लीजिए, उसमें यही लिखा है, बताया गया यहां से। मैं भूल जाता हूं सही। ये जो आपको बीमारी लग गई है, सबका दिल जीतना है। हम इतने लंबे समय से दुनिया का, कुत्ते का, बिल्ली का, सांप का दिल जीते हैं। आप जिंदा तब रहेंगे जिस दिन ये तय करेंगे कि जिसको हमारे साथ रहना है वो हमारा दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतेंगे। आपको लालच क्या है भाई? ये रुपया, पैसा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये नहीं बचाएंगे कश्मीरी पंडितों के पास भी था। कश्यप ऋषि के वंशजों के पास ज्ञान था, यही भारत के सनातन के बहुत सारी चीजें लिखी गई। कश्यप ऋषि की धरती पर रहने वाले उनके वंशजों को 2-2 कौड़ी के जिहादी, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए उन्होंने मार दिया। न सरकार आई, न पुलिस आई, न सेना आई। पुलिस का मैंडेट होता है, पुलिस उस चार्टर से अलग काम नहीं कर सकती। सेना का मैंडेट होता है, सेना का आदमी का मैंडेट है कि वो बॉर्डर को सुरक्षित रखेगा। मेरी पत्रकारिता 88 की है, इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ दिखा है और मैं बहुत सारी बातों को जानता हूं। जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा था, मात्र वहां से 500 मीटर की दूरी पर महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, उस फौजी ने अपनी बंदूक इधर नहीं की क्योंकि उसका मैंडेट नहीं था। हम डिसिप्लिन हैं। फौजी साहब, अगर इस देश में उस महिला का रेप हो रहा था तो तुम उस जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए नहीं खड़ा किया था। समय आने पर मैंडेट, कानून, संविधान को किनारे रख देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। ये सब हमसे है, हम इससे नहीं है। ये संविधान मेरे लिए बना है, मैं संविधान के लिए बना है। उस संविधान में धारा 30 क्यों है? हम कितनी बातों पे भगवान राम पे सवाल उठाएंगे, सीता पे सवाल उठाएंगे, अलग अलग, क्योंकि हमारे पास अपने आप को इंगेज करना है। रियल इशू पे बात करेंगे तो पिताजी का झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातें, मैंने कहा बड़े बड़े प्रवचन, इतने मठ मंदिर हमारे देश में है, दुनिया में नहीं है। 4 शंकराचार्य हैं। दुख की बात है ये। जरा एक सेकंड के लिए अपने सोचिए, हमारी आस्थाओं को में कोई बदलाव, सनातन हिंदू सभ्यता में, सनातन हिंदू सरोकारों में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कहीं कोई क्लैश हो रहा है, उसके लिए शंकराचार्य है आखिरी अदालत। शंकराचार्य का कहा हुआ आखिरी शब्द मेरे लिए मान्य होगा, क्योंकि शंकराचार्य मेरी आस्थाओं को, मेरी परंपराओं को, मेरे सरोकारों को आखिरी उसके पास है। लेकिन दुख यह है, चवन्नी छाप चौराहे चौराहे पर जो कहते हैं कि हमने संन्यास ले लिया है, लेकिन पार्टी की टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं। आपके अंदर का जमीर मर चुका है। मंदिर यहां से लेके वहां तक, ये आवाज एक IIT खड़गपुर के टॉपर जे साईं दीपक को इसलिए उठानी पड़ी। लाखों मंदिर, हजारों हजारों साल पुराने मंदिरों में
जिस पुजारी को ये डिमांड उठानी चाहिए थी उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इस देश में कैसे मुमकिन है कि अगर 76 में रात के अंधेरे में 42nd अमेंडमेंट के तहत अगर संविधान के प्रियम्बल में दुनिया के सारे संविधान पढ़ लीजिएगा, संविधानों में समय समय के अनुसार कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन प्रियम्बल जो होता है वो वर्जिन होता है, वो अक्षर होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। अपने स्वार्थों के लिए 76 में, क्योंकि उनके पास रशा का दबाव था, और ये मैं नहीं कह रहा, रशा की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है केजीबी, मित्रोव की भी उसका डायरेक्टर है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि भारत में 35 एमपी संसद में हमारे पेरोल पर थे। सत्ताओं को क्या करना है हम बताते थे, इसलिए उस दबाव में 76 में रात के अंधेरे में 42nd अमेंडमेंट आनंद फानंद में किया, और प्रियम्बल में आपने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द जोड़ा। मेरा विरोध नहीं है, मैं ये फैक्ट बताना चाहता हूं, लेकिन उस पर मैं अभी कोई अपना विरोध नहीं करना चाहता। मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, जब भारत का संविधान सेकुलर हो गया, क्योंकि 99% लोगों को यह पता ही नहीं है कि सेकुलरिज्म की अवधारणा के पीछे कहानी कहां से आई, क्यों आई, क्या बैकग्राउंड, इस शब्द का मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कोई मतलब नहीं। आज कह दिया तो देश सेकुलर हो गया, कल किसी ने कह दिया कुछ और हो गया तो हम समाजवादी हो गए। हम आदमी है, भेड़ बकरी। उस सेकुलर शब्द के बावजूद भी मैं भारत के संविधान को सेकुलर मान भी लेता हूं। तो ये तो सवाल पूछता आदमी जो हम लोग हर चीज पे बहस करते हैं, घंटों मैंने देखा है बहस हो रही है, और अपने अपने स्वार्थों को बचाने के लिए सड़क पर खड़े हम कुतर करते हैं। अपने दो बड़े नेता को बचाना है तो उसमें कुतर कर जाते हैं। नेता वेता आते हैं जाते हैं यार, पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, सरकारें आती है चली जाती है, सिर्फ राष्ट्र रहता है हमेशा। ये भारत भी कई बार टूटा है, भारत के टूटने से सनातन सभ्यता नहीं टूटी। आपका शारदा माता का मंदिर कश्मीर का वहां चला गया है, चला गया ना, आप नहीं गए, मैं जा चुका हूं, मेरी 10 साल की नौकरी है। आप बलूचिस्तान नहीं गए, लेकिन उसी बलूचिस्तान में हिंगला माता के मंदिर में आज भी कुछ हिंदू दिया जलाते हैं डेली, वो मेरी आस्था है। फिजिकल तौर पे आस्था को नहीं माना जा सकता, आस्था यहां से लेकर दुनिया के किसी कोने में भी हो, अगर आपकी आस्था जिंदा है तो सनातन जिंदा है। लेकिन आपने अपनी आस्थाओं का समझौता संविधान से कर लिया है। तो अगर भारत सेकुलर हो भी गया, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, तो मेरा सवाल यह है कि सेकुलर भारत का मतलब यह है कि भारत का संविधान सबको बराबर मानता है, न कोई माइनॉरिटी है, न कोई मेजॉरिटी है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सबके बराबर के अधिकार हैं। तो फिर मेरे साथ आपने जघन्य अपराध क्यों किया? 76 में हुआ था साहब, 76 के बाद की घटना है, उससे पहले की होती तो भी मान लेता। लेकिन सनातनी समाज को इस पर थोड़ी डिबेट करनी है, भगवान राम के अस्तित्व पर डिबेट करनी है, माता सीता पे डिबेट करनी है, कृष्ण पे डिबेट करनी है, ब्राह्मण कौन है, बनिया कौन है, इस पे डिबेट करनी है। क्योंकि आपको बिजी रखना है, समाज में बताना है कि हमसे ज्यादा तो बहुत कोई है नहीं, हम तो हर बात पर डिबेट करते हैं। सेकुलर भारत के अंदर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना करके सनातनी संस्कारों सरोकारों के उन मंदिरों को भारत सरकार ने बिना हमसे पूछे, हो सकता है तथाकथित कुछ राष्ट्रवादी लोग हों, उन दलालों के मिले होने से आपने कैसे मेरे हजारों 42,000 मंदिरों पर यह कानून बना दिया कि ये जो 47 में इनकी स्थिति थी, जिसे औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने तोड़ा था, अब ये स्थिति ऐसे ही रहेगी, इस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता। आप सोते रहे, पूछिएगा वो राष्ट्रवादी जो आपके पास कल परसों आएंगे पट्टा डाल करके, हम ठेकेदार हैं आपके। ठेकेदार अगर कोई है तो
उसमें भी अच्छे लोग चुनो यार। पट्टा डालने से, भारत माता का जय का नाम लगाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं बनता। सॉरी, अपनी उस भावुक और मूर्ख मानसिकता से बाहर निकलिए। और आप नहीं निकले तो मेरा दावा है, इस बात को याद रखिएगा हर सभा में, आपके बच्चों को जब पता चलेगा कि हमारे बाप को और हमारी मां को पता था, आपको लगता है कि आप 5 करोड़ का मकान लेके जाएंगे तो आप इज्जत करेंगे? न 5 करोड़ के मकान को बचा पाएगा और न आपकी आस्था को बचा पाएगा, और आपको गाली देगा कि हमारा बाप और हमारी मां कितने बड़े हमारे दुश्मन थे कि जो हमारे सामने खतरा था उसकी बात ही नहीं कर रहे थे। भाईचारा भाईचारा भाईचारा, हम सब सदियों से साथ रह रहे हैं। कब सदियों से आप साथ रहे मुझे बताओ ना यार, कब सदियों से साथ रहे मुझे बताओ। कौन सी डेफिनेशन के तहत रहे? आपने एक वर्किंग रिलेशन तय कर लिया कि चलो तुम ठीक है अपनी मस्जिद बना लो, हमारा वो वर्किंग रिलेशन समय समय के हिसाब से बना, और समय समय के हिसाब से जिसकी ताकत थी उन्होंने उसको बना। आज भी कौन लोग थे जिन्होंने 93 के अंदर बिना किसी डिबेट के, बिना किसी संवैधानिक दृष्टि से उस डॉक्यूमेंट के तहत अपने आर्गुमेंट को आगे रखे, उन्होंने अनाउंस किया कि उनके बिना पार्टियों के स्वार्थ राष्ट्र के स्वार्थ नहीं होते। उस पार्टी को लगा कि ये एजेंडा लागू करने से तत्कालिक फायदा होगा, लेकिन उन्होंने फायदा भी लिया और हमारे सर पे थोप दिया। इस पे कोई जलसा जुलूस नहीं निकला, कहीं निकला हो तो मुझे बताइए। मेरा 20, 22, 23 साल का तो कैरियर है पत्रकारिता, और 10 साल से मैं ये कर रहा हूं, कोई नहीं निकला। एक आदमी ने खड़े होकर कह दिया देश में मुसलमान माइनॉरिटी में है, उनके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए। अब क्योंकि ये बात थी कि उन 15 करोड़ मुसलमानों को माइनॉरिटी घोषित करना था, तो उसे सेकुलरिज्म का जामा कैसे पहनाया गया? तो यह कहा जाता है सरदार भी जो है माइनॉरिटी में है, बौद्ध भी माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में है, तो इनको माइनॉरिटी का दर्जा दे देते हैं। माइनॉरिटी कमीशन बन गया, करोड़ों का बजट बन गया। अब क्या आप मुझे बताएं, कोई बड़ा दानिश्वर बैठा हो, कोई मेरा बुजुर्ग बैठा हो, मुझसे कहा जा रहा है कि भारत सेकुलर है और सेकुलर भारत में सब बराबर है, सबके लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो बराबर हैं। तो जब सब बराबर हैं तो इस देश में 15 करोड़ मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान क्यों है? और फिर आगे चल करके जब उनको लगा कि इसको और जस्टिफाई करना है, तो आपने 2005 या 2006 में जो जैन थे कहा कि ये भी माइनॉरिटी है, तो बहुतों को लगा माइनॉरिटी में जाने से कुछ हमें भी खैरात मिल जाएगी। माफ करना, इस 12-13 साल के सफर में कोई जैन ऐसा नहीं है जिससे मैं न मिला हूं, जो आपके संत हैं उनसे न मिला हूं। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैन समाज को सरकार की खैरात चाहिए। उस खैरात से आप नहीं पल रहे हैं, आपके संस्कारों के कारण आप हैं, और आपकी शक्ति का बोध आपको इसलिए करा रहा हूं कि आपके सामने आपके पास वो शक्ति थी। झारखंड के अंदर आपकी मान्यताओं का जो क्या, देखिए हर आदमी के पास एक अलग शक्ति होती है, सबके पास बंदूक नहीं होती है। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास बल होता है, किसी के पास भीड़ होती है। आप जब अपने उस बल का प्रयोग करते हैं तो झारखंड की वो कंट्रोवर्सी हुई, तो कुछ लोगों को लगा कि जैन तो कपड़ा बांध लेते हैं, ये कहां लड़ने वलने वाले। लेकिन आपने अपनी आर्थिक शक्ति का जब प्रचंड वहां पर प्रदर्शन किया कि राज सत्ता जैनों से कितने पैसा लेती है और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है और हमारी बैकग्राउंड क्या है, 48 घंटे के अंदर उनको वापस लेना पड़ा।
आप बंदूक मत उठाइए, लेकिन जो बंदूक चला रहा हो उसकी कार्टेज का पैसा उसे जरूर दे दीजिए। हम तो यही कर सकते हैं भाई। आप अपनी भूमिका तय कर ली आपने, इसलिए आपने दिखाया, और इस सफर में बड़े बड़े मेरे जैन प्रोग्राम तय किए और सबके सामने यही कहा, और उन्होंने उस दिन से अपनी भूमिका तय कर ली। आप निजी जीवन में क्या करते हैं नहीं करते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको भी 2005 में माइनॉरिटी घोषित कर दिया। अब उस माइनॉरिटी से आपको क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि आप एक चीज को कभी पूछते, सरकारों से पूछते, ये पट्टेदारियों से पूछते जो यहां आए थे। ये मैं आपके मतलब की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब ऐसी चीजें ढूंढता हूं। भारत का संविधान देखा है कभी आपने? ओरिजिनल संविधान देखा है? किसी ने देखा है ओरिजिनल संविधान? भारत का ओरिजिनल संविधान जो 1950 में 26 नवंबर को पास होकर के छपा है, मैं बार बार आपको वहां ले जाना चाहता हूं कि आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको सिर्फ सत्ता से लॉजिकल सवाल पूछना है। और आपके लिए हो सकता हो हम क्यों इस पर टाइम वेस्ट करें कि हम 2 करोड़ रुपए कमा लेंगे, आपके 2 करोड़ रुपए आपकी जान नहीं बचाएंगे, बल्कि 2 करोड़ रुपए आपकी जान ले जाएंगे। भारत के ओरिजिनल संविधान में हमको पाठ पढ़ाया गया है, हम सेकुलर हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हमसे पहले भी, और जब ये सब बात बोलता हूं तो मैं उन लोगों को देखता हूं, याद करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं कि आज भारत का नागरिक न उनका नाम जानता है, न उनका कहीं कहां घर है या उनके घर कोई बचा है। हमें क्या लेना देना है? हमको तो ये है कैसे हमें मिल जाए और हम शर्मा जी की ऐसी तैसी कर दें कि शर्मा जी बहुत बड़े पे घूम रहे हैं। हम एक दूसरे को गिराने में सबसे माहिर हैं। भारत के संविधान के बारे में 7-8 साल पहले बोला, और ये विश्वास इसलिए हो गया है कि जब आप पूरी ताकत से बोलते हैं, अपने कोई उसमें आपका स्वार्थ नहीं होता, तो एक समय आता है कि आप कितना भी बोले नहीं सुनते, लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि आप सुनते हैं, सत्ता के केंद्र में कोई न कोई यह सुन लेता है। और क्योंकि जरूरी नहीं है सत्ता में जो जीत के गए हैं वो वहां ज्ञानी है, ज्यादातर अंगूठा टेकी होते हैं, इसलिए उनको नहीं पता होती कुछ। अच्छा राजा वो होता है कि अगर कहीं से भी उसको कोई आवाज सुनाई दी और उस आवाज में उसे दर्द लगा तो वो वेरीफाई कर सकता है कि उसके पास साधन है, और जब वो वेरीफाई कर ले तो चुपचाप से अगर वो उसे इंप्लीमेंट कर दे तो वही बड़ा राजा है। जरूरी नहीं है कि जब तक हमने कहा था, तो हमने उठाया था, हमारे नाम से जाना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी नहीं। अगर सही मानों में राष्ट्र के जीवन में आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप ईमानदारी से मुद्दे को उठाइए, खड़ा कर दीजिए, आप पूरी ताकत से कोशिश कीजिए, दुनिया सुन ले, अगर नहीं सुने तो उससे हतोत्साहित मत होइए, अपने काम में लगे रहिए। बनारस में जब हमारी टीम ये लड़ाई लड़ रही थी, विज्ञान व्यापी में एक तो कमाल की बात यह है, ज्ञान वापी मस्जिद, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिलता कि ज्ञान का संबंध मस्जिद से कहीं है। इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, इस्लाम मानता नहीं कहता। इस्लाम में मज़ारे हराम है, मैं नहीं कहता, इस्लाम कहता है। इसलिए आप इस्लाम मुल्ला जी का पढ़ते हैं, क्योंकि मुल्ला जी को आपके साथ चाय पीनी होती है तो आपको ज्ञान बताता है। आप एकेडमिक इस्लाम कुरान की बात करें तो आपको पता चलेगा इस्लाम। खुद प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मेरे मरने के बाद न कोई तस्वीर होगी न कोई मज़ार होगी। आप बता सकते हैं बड़े से बड़े मुसलमान से बिना गालियां और चिल्लाते हैं, पूछना प्रॉफेट मोहम्मद साहब की मज़ार है नहीं है।
बल्कि जब वो थक के जाते थे, क्योंकि उनकी पहली शादी 24-25 साल की उम्र में खदीजा से हुई थी। खदीजा नाम की एक महिला थी, बड़ी बिजनेसमैन थी, कोई 52-53 साल की थी, विडो थी, उससे उनकी शादी होने की। ये उनका निजी मामला है, इसमें कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मुझे अपनी बात बतानी है इसके। उनसे उनकी एक ही औलाद थी, उनकी बेटी थी फातिमा, और बाकी जो भी शादी उन्होंने की, मैं ना उनकी उम्र में जा रहा, गिनती में जा रहा, दैट इज नॉट माय पॉइंट। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी, जब जैसे एक समय होगा, अहिल्याबाई होलकर के दौर को याद करें कि यहां से लेकर बनारस तक के रास्ते में बीच बीच में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, उनको सराय बोलते हैं, जहां लोग आराम करते हैं, रुक जाते हैं, फिर घोड़े चले जाते हैं। इसी तरीके से जिस जगह प्रॉफिट मोहम्मद जब वो लौट के जाते थे केरल से, बहुत सारे गरम मसालों का बिजनेस हुआ करता था, उनकी वाइफ यही से बिजनेस करा करती थी, तो 6 महीने के लिए ऊँटों पे सामान आता था, फिर जब वो आते थे तब उनका पेमेंट होता था, तो लोग थक जाते थे, तो ऐसी कोई हॉल में बैठे, जैसे स्टेशन पे आप देखें, कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग लेट जाते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग वहीं नमाज पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से जिस बिल्डिंग में उन्होंने नमाज पढ़ी, सऊदी अरब में बहुत पहले वो टूट के 2 टुकड़े हुए। इस्लाम का कुरान कहता है मजार हराम है, लेकिन यहाँ की सुपर मुसलमान है, तो प्रॉफिट मोहम्मद से भी आगे है। ये धंधा पूरे साउथ एशिया में चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा। प्रॉफिट मोहम्मद की मजार के लिए आप गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, किसी दुनिया में उनकी मजार नहीं मिलने वाली। वो तो उनके पैगंबर थे भाई, उनकी मजार नहीं है। लेकिन भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ये एक दुकान है जो चल रही है, न उनकी तस्वीर है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की विजन इतनी तेज है कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया, बोले यही, उसने लिखा नहीं, उसने कुछ बताया नहीं, बोले ये मारो उसको, मारो मारो मारो। अजीब टाइप के लोग हैं, वो बीमारी है उनको, वो समझते हैं कि सबको डर से डरा देंगे। 700 साल के बाद भारतीय सनातनी समाज के 1% लोगों ने डरना बंद किया है, तो उनको डर लगने लगा है। आपको किसी को नहीं मानना, आपको अपने होने पर गर्व करना है। फटी साड़ी है, फटा कुर्ता है, फटा पजामा है, ये मेरा है, किसी का दान में दिया हुआ नहीं है, उस पर गर्व करिए। 2 रुपए हैं तो करिए, 200 करोड़ रुपए उस पर गर्व करिए। जिस दिन भारतीय सनातनी समाज ये करना लगेगा, मुझे मालूम है लोग सही लाइन में खड़े होकर के आपसे भीख मांगेंगे। आप खुद नहीं सुधरना चाहते, आप सत्ता पे, अच्छा योगी आ गया है, अच्छा योगी करेगा हमारा बड़ा काम, वो चला गया है, हम तो मर गए। फिर 200 साल, योगी पैदा करने की सनातनी महिलाओं में क्षमता है। अपने योगी को पहचानिए कि हमारे बीच में है कौन, और वो आपकी जाति का और न जाति का कोई हम सीना ठोक के ये बात करते हैं, हम तो सत्ता में न, हम राजनीति में है, न हमें वोट लेना, हम तो नहीं। हमको लगा कि ये बात अगर हम कहेंगे तो एक नई ऊर्जा पैदा होगी, और किन्हीं कारणों से कोई झगड़ा तंत्र मंत्र हो भी गया है, तब भी इस बात को कहने से डरना क्यों, शर्माना क्यों है? देखिए, नैरेटिव बदलने की लड़ाई में अपने 10 साल की बताता हूं, जिसमें जो काम हुए मैं नहीं कह रही, मैंने किया, मैंने बिल्कुल नहीं मानता, मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, आप की तरह बोलता रहता हूं। मैंने कहा कुछ लोगों को आदत हो गई है कुछ सुनते रहे, कुछ कुछ कहता है बीच बीच में। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जिनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, और जो 2 पुत्र थे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक 6 साल और एक 9 साल। ये कहानी आपने खूब सुनी होगी और खूब आप सुनाती होगी, लेकिन घर में जोरावर सिंह पैदा ना हो इसका इंतजाम आपने कर दिया है। हमारा लड़का तो बड़े पैकेज की नौकरी पे अमेरिका में जाना चाहिए, और यहां मां की रक्षा आगे कौन करेगा ये पता नहीं। तो हमने उसको दूसरे तरीके से चलाया कि चचा नेहरू 14 नवंबर को पैदा हुए, उसको
कभी तो होते, 14 नवंबर को कोई हमको उसमें ऐतराज नहीं है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्शन था ये था कि भारत के मासूम बच्चों ने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप चाचा नेहरू के जन्मदिन को कहते हैं ये बाल दिवस है। भाई बाल दिवस होने पे वो बच्चा जब ये कहानी पूछेगा कि भाई बाल दिवस चाचा नेहरू क्यों मनाते हैं, तो लोग कहते हैं उन्हें बच्चों से प्यार था। इतिहास बताता है बच्चों से मामूली से ज्यादा प्यार। तो चाचा नेहरू का जन्मदिन हुआ, आप मनाइए, धूमधाम से मनाइए, लेकिन बच्चों के साथ ये अत्याचार क्यों किया? आने वाली नस्लें बार बार पूछेगी चाचा नेहरू ने क्या किया था, तो क्या बताएं? कितना भी झूठ बोले लेकिन पर्दा गिरी जाता है। तो हमने इसमें कोई उनसे निजी नहीं था झगड़ा। हमारे दिमाग में यह आया कि आज की युवा पीढ़ी को जब मैं मिलता हूं तो बड़ा खुश होता हूं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह पहला कदम है कि उनको कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो ये मान ही नहीं गड़बड़ नहीं है, इसलिए वो दुनिया में चल रहे हैं सुबह से शाम तक, कैरियर, ये नौकरी, ये पैकेज, फिर यहां चले गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां से लाभ पड़ी तो यहां आ गए, फिर वहां से भाग के वहां चले गए, फिर यूक्रेन में क्राइसिस हो गया तो सरकार ने वापस बुलाया। सरकार से पूछ के गए थे क्या? सरकार बुलाई, फिर कह रहे हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सिंपल बात है ना। तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि हमने एक मुहिम चलाई और ऐसे ही बोले हम कोई मुहिम को लेकर पोस्टरों से नहीं गए। आज तक किसी नेता चाहे इधर का हो या उधर का हो, हमने किसी से न मुलाकात की, न किसी को मेमोरेंडम दिया, न फेसबुक पे हमने पिटीशन डाली, हमने नहीं किया। हमको ये यकीन था कि आज के दौर में बोलिए सोशल मीडिया, इस संचार क्रांति के माध्यम से कोई ना कोई जरूर सच बात जानना चाहेगा, उसको एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, यहां सुनेगा, वहां सुनेगा, कहीं ना कहीं ये बात टकराएगी। और जिस दिन टकराएगी तो सत्ता में बैठने वालों को लगेगा कि ये भी एक मौका है, इसको भी नकारा जा सकता है। हमने कहा कि आप 14 नवंबर को बाल दिवस न मनाएं, और आज का बच्चा जो कहता है मम्मी से मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं, ये आप लोग हमें बहकाते हैं। ये अमूमन हिंदू बच्चों का सवाल होता है, और पिताजी को कुछ पता नहीं होता, पिताजी की नौकरी बड़ी मुश्किल से बचा है, तो वो भी हाँ। तो उसको अगर ये बात आज बताई जाए, तथ्यों में बताई जाए, तो संचार क्रांति में ढूंढ लेगा कि कोई बीमारी आज की नहीं है, कोई की सरकार आ रही है इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। तब हमने ये मुहिम चलाई कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र चौकोर के युद्ध में 2 मारे गए, 2 जीवित थे, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह। एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 9 साल। जब एक इस्लामिक आक्रांता राजा ने अपने सिपह सालार को कहा कि इनका मजहब बदलना है, और उस वजीर खान ने जब 6 साल के फतेह सिंह की गर्दन पे तलवार रखी और कहा इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। उस फतेह सिंह ने 6 साल के बच्चे ने कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। उनकी कदम कदम हो गई, दीवार में चिपका दिए गए। उनकी हत्या की खबर उनकी दादी गुरु देवी को पता चला, उनका दिल का दौरा पड़ने से डेथ हो गई। नस्लों को कौन अपना आदर्श कैसे बनाया जाता है? आपके पास आदर्श भी हैं, लोग भी हैं, लेकिन किसी के सामने शर्मा नहीं लिखा, किसी के सामने सिंह नहीं लिखा, किसी के सामने यादव लिखा है, किसी के सामने कुछ लिखा है। ये देख करके राष्ट्र के हीरो नहीं बनाए जाते हैं। और कहा कि 29 दिसंबर को बाल दिवस घोषित करना चाहिए, जिस दिन इसके लिए सरकार में एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं थी। ठेकेदार जो हिंदुत्व की दुकानें लेके घूम रहे हैं, मुंह से नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी है। और हमने अपने जीवन में अपने सामने होते हुए देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये नैरेटिव बदलने की बात है, हम होंगे नहीं होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे काम हुए, आर्टिकल 370 का जिक्र मैंने बहुत सुना, कश्मीर में सुना, आते जाते बहुत सुना, लेकिन जो सबसे बड़ा जघन्य, इससे भी ज्यादा खतरनाक आर्टिकल तो नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए, लेकिन 370 पे चर्चा हुई क्योंकि वो नैरेटिव बन गया। सबने सुना है कहाना। एक साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं यार
जो उनके आराध्य हैं वो नहीं झूठ बोल रहे, हम उनसे भी ज्यादा बड़े बोल रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की ना मजार है, ना कब्र है, ना तस्वीर है, लेकिन आप ही के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल है भाई आपका। आपका मतलब आप निजी तौर पर मत ले लीजिएगा, मैं एक लार्ज प्रॉफिट मोहम्मद 632 में इंतकाल फरमा गए, उनको दफना दिया गया। उनकी ना कोई शक्ल बता सकता है, ना उनकी बॉडी की कोई पैमाइश दे सकता है, वो कैसे थे नहीं थे। उनके मानने वाले जो भी मानते हैं उसकी कोई बात नहीं है। With all respect to that soul, whether I disagree or agree, that's a different issue. लेकिन एक बात मुझे बताइए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब बेचारे मक्का में थे, डेथ हो गई, उनको दफना किया गया। हमको 1962 में पता चला। भाई साहब, सऊदी अरब के बाद यहां पहुंच गए। ये साइंटिफिक दौर है, संचार क्रांति का दौर है। हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, साइंस में चीजें तय होनी चाहिए। तो हमको बताओ कि पुष्पक विमान कब बना था? मैं कोई उनको रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूं, मेरे को उनको ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कुछ दलाल ये कह सकते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा बाल कहां का था और कहां से आया था। मैं साबित करना चाहता हूं, साइंटिफिक बात है। भगवान राम थे या नहीं थे, वो तो जब कुछ हो गया, लेकिन इसका बताओ, उसकी कहानी नहीं पता। दत्ता भाई, आप स्टोरी करेंगे, कमाल की स्टोरी। प्रदीप भाई 35 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में वो बाल रखा है। यहां 1962 किनारे पे और 63 के थोड़ा डेट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। एक दिन खबर उड़ी जम्मू कश्मीर में, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बाल गायब हो गया है। ये खबर उड़ी और कहां कश्मीर इस कोने पे और कहां बंगाल दूसरे कोने पे। छोटे भाई का पजामा पड़े तो सड़कों पे निकल आया, जैसे ऐसा लगता था बाहर किसी हिंदू ने चोरी कर दिया। अरे भाई खो गया है, पहले पर खूब दंगा हुआ। लेकिन कमाल की बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रधानमंत्री, अद्भुत प्रधानमंत्री, सीबीआई के डायरेक्टर को रात में हिदायत दी, इमीडिएटली लैंड करो स्पेशल प्लेन से। सीबीआई का डायरेक्टर आया और उससे कहा बाल ढूंढना है। ये वो सारी बात आपको हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन से लगता हो कि मैं एक शब्द बाई शब्द कॉमा बाई अवेलेबल है। मैं कहीं कोई बात किसी को रेडिकुल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जब बात साइंटिफिक करता हूं तो मैं सनातनियों से भी करता हूं और उनसे भी करता हूं। और सनातन को जो लोग समझते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, सनातन का आज की डेट में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब है साइंस। सनातन शुद्ध साइंस है, कॉमा फुल स्टॉप भी इधर नहीं है। ये पाठ पढ़ाने वाले, ये करने वाले, ये मंदिरों में बैठने वाले लोगों ने अंधविश्वास का एक ड्रामा खेल दिया है। इसलिए 2023 और 24 के भारत के बच्चों को मैं इसलिए कि बेटा पूजा कर लिया, सुबह लोटा चढ़ा दिया करो, भगवान नाराज हो खुश हो जाएंगे। इससे नहीं होगा। उसको लॉजिक चाहिए, उसको रीजन चाहिए, उसको साइंटिफिक आर्गुमेंट चाहिए। अगर ये नहीं बता पाएंगे तो आप ला के देंगे। सीबीआई के डायरेक्टर लैंड कर गए, बाल ढूंढा जा रहा था। एक आपके एक फ्रॉड है, कोई मीर वाइस करके, तो टोपी भी लगा था, उसके पिताजी, उन्होंने चक्कर बिछाई और उनकी राजनीति वहां से शुरू हुई। बाढ़ ढूंढना पड़ेगा, पूरा देश पागल हो गया। कुछ कश्मीर में समझदार कश्मीरी पंडित भी थे, वो मिले मुझसे, भौमिक साहब, मौलिक साहब, कहां बाढ़ ढूंढेंगे आप? बोले ढूंढना
सुना है प्राइम मिनिस्टर ने भेजा, पंडित समझदार लोग थे, उन्होंने मौलिक साहब को राय दी, बाल बाल कहाँ मिलेगा आपको, रात में 2 बजे ये अनाउंस कर देना चाहिए, बाल मिल गया। कहां से वो पंडितों ने एक सही राय दी कि आप 200 साल तक ढूंढते रहेंगे, वो बाल नहीं मिलने वाला, बाल ही नहीं था। कश्मीरी हिंदू पंडित पढ़ा सकते, समझदारी का काम किया, ये बाल मिल गया, अनाउंस कर दिया। मौलिक साहब ने अनाउंस किया, बाल मिल गया। रात के 2 बजे ये मौलिक साहब ने अपनी किताब में लिखा, मैंने नहीं लिखा, मौलिक साहब ने 2 बजे देश के प्रधानमंत्री को इमरजेंसी फोन कर, उस जमाने का फोन आप सोचते कितने लंबे दिए होगा, उसने कहा तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री को कहो कि मौलिक का फोन है जम्मू कश्मीर से। उसने उठाया, प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त उठाना बड़ा मुश्किल होता था, वो कैसे सो रहे हैं तब भी उसने ये गुस्ताखी की, पता चला कि भाई बचाना है बाल, उसने खबर पहुंचवाई कि टेलीफोन गया लैंडलाइन का, और उस लैंडलाइन के टेलीफोन पे जब मौलिक ने ये कहा प्रधानमंत्री जी बाल मिल गया है, तो प्रधानमंत्री ने क्या रिस्पॉन्स किया, मौलिक तुमने कश्मीर को अलग होने से बचा दिया, एक बाल के कारण कश्मीर आपके पास है, ये टूट जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसे कैसे हमारे यहाँ नौटंकियां हुई हैं भाई मेरे, और उसको मैंने सुना एक खास दिन बाहर निकाला, जो कहते हैं कि हम न अल्लाह है, न उसकी कोई तस्वीर है, न प्रॉफिट है, न उसकी कोई तस्वीर है, न कोई मजार है, न मस्जिद है, हम मानते हैं, तो फिर ये बाल की पूजा क्यों होती है? किस मूर्ख बना है? तो सवाल ये नहीं है कि किसी को डिमीन करना है, जब आप बात पब्लिक डोमेन में लाओगे तो साइंटिफिकली जवाब देना पड़ेगा। इसमें कॉमा फुल स्टॉप ऊपर नीचे हो सकता है, मौलिक साहब की किताब पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ते पढ़ते हंसी आएगी और फिर लगेगा देश किस तरह से बचा है, बाहर बाहर बचा है। कमाल है हमारे यहाँ, ऐसी चीजें होती रही और आज भी होती है हमारे यहाँ। पब्लिक डोमेन में पहले नहीं आती थी बातें, तो लोग समझते थे बहुत ज्ञानी है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक नैरेटिव चला कि जिन्ना ने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम 2 कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए जब बड़े चोर को छुपाना हो तो किसी छोटे को आगे करता हो। जिन्ना ने अगर आप पॉलिटिकली मुझसे पूछे तो जिन्ना ईमानदार आदमी था। अब मैं पार्टी का नाम ले लूंगा तो लग जाएगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इसमें बड़े चोर थे। अपने छोटे भाइयों को बड़ा करने के लिए आप अपने शत्रु, अगर तो शत्रु ईमानदार है तब तो उससे बात हो सकती है, शत्रु है और बेईमान है, और शत्रु नहीं भी और आपका आदमी बेईमान है तो फिर कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की मक्कारियों के कारण उसने थ्रेट दी, जिस आदमी का नाम उजागर होना चाहिए था वो भारत में आज की डेट में महान बना घूम रहा है। 1868 मेरठ में जिसे अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, 2 लोगों को सर का खिताब दिया जिन्होंने क्या काम किया उनको बताना चाहता हूं, वो आज भी मेरठ में 1868 में सर सैयद अहमद खान ने अपनी स्पीच में कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकती। उसी सर सैयद ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाया जिसे मॉडर्न एंग्लो इंडियन कॉलेज कहते हैं, और 1920 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत वो अब भारत के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। और उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला नेहरू जी की मिनिस्ट्री में मंत्री पाकिस्तान बनने के पास आपके पास जमीन तो थी, पठान भी थे, पंजाबी भी थे, आपके पास कश्मीरी भी थे, आपके पास बलोची भी थे, कोई नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्टूडेंट पहला प्रधानमंत्री
लियाकत अली खां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। उनको ज्ञान दिया है जिन्हें नहीं पता, क्योंकि कुछ चोरों को अपने चेहरे बचाने से। तो जब आप गलत इतिहास पढ़ेंगे, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने शुरू में कहा, आप किसी लालच के कारण सीमेंट बचाने के लिए इस बिल्डिंग की नींव में आपने कहा यार चल खड़ी होगी ना बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नहीं चलने वाली, ये धराशायी होनी है, उसका समय आ गया है। धीरे धीरे एक एक ईंट करके ये पूरे भारत की जो बिल्डिंग बनी हुई है ये ध्वस्त नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा। इसमें आपकी भूमिका क्या है, मेरी भूमिका क्या है, अपनी अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश करिए। ये गिरनी थी, समय आ गया तो गिरने लगी। इसलिए आज आप उन बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बताई नहीं गई, क्योंकि आपको पता है हमारे तकलीफ तो है, लेकिन तकलीफ शुरू कहां से हुई। डॉक्टर भी एक अच्छा डॉक्टर होता है, मरीज से पूछता है कि बीमारी आपको कब पैदा हुई थी, वो उसकी पूरी हिस्ट्री जानता है, फिर वो पूछता है आपके पिताजी को तो नहीं हुई थी, उसकी हिस्ट्री जानता है, तब जाके पता करता है कि बीमारी वहां से शुरू हुई थी। उस बीमारी के सिम्टम्स को अगर वो नहीं पकड़ेगा तो वो इलाज नहीं करेगा। इलाज करने वाला आ गया है, उसका चेहरा किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो ये तुम्हारी समस्या है। इसलिए ऐसे नहीं आया, आपको शायद इस नस्ल में पता नहीं चलेगा। ये तिरुपति का मंदिर ऐसे नहीं बना, ऐसे नहीं बना है कि यहां मंदिर कम थे, यहां कुछ वहां के मानने वाले ज्यादा थे। ये सभ्यताओं के युद्ध में एक पड़ाव है। आप समझते कि मैं जहां ले जाना चाहता हूं, आप किसको वोट दें किसको न दें, मेरा नकल एजेंडा था आज। एक पूरी पीढ़ी को ये आहुति देनी ही पड़ेगी, आप चाहे तो या ना चाहे। सब अपने अपने समय में सुख भोग करके जाना चाहेंगे तो अगली पीढ़ी आपको कब्रों से निकाल के मारेगी। हमसे कहा ये करो लेकिन आप नहीं कर पाए। ऐसे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, एकाएक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप तो भाई पर्दे के पीछे की दुनिया जानते हैं। ये बात अलग है कि माइक पे आप जबरदस्त बोलते हैं, सच तो जानते हैं ना कहां क्या हुआ। इसलिए मैं सिर्फ उस सच को जोर जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि आप कम से कम उन मुद्दों पे मत बोलिए, उन विषय पे मत बोलिए जिनसे आपका दूर दूर तक सरोकार नहीं है। तिलक लगाने से पंडित हो जाता हो, गेरुए वस्त्र पहनने से अगर कोई पंडित हो जाता हो तो माफ कीजिएगा। भारतीय सनातनी सभ्यता अनादि अनादिकाल से, जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और जब तक इस ब्रह्मांड है तब से लेके अब तक भारतीय सनातनी सभ्यता हमेशा से जाति प्रधान नहीं रही, कर्म प्रधान रही। कोई ब्राह्मण मां के पेट से जन्म नहीं लेता, कोई ठाकुर मां के पेट से जन्म नहीं लेता। और ये सच्चाई के साथ तथ्यों के साथ कह रहा हूं, ये समय दोबारा नहीं आने वाला। जो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी मां को बचाया, अपने परिवार को बचाया, अपनी बहन की रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की, अपने डिस्ट्रिक्ट की राज को बचाया, वही क्षत्रिय है, वही योद्धा है। हमारे यहां कर्म से जाति तय होती थी। जाति वो जाति नहीं जिस जाति का खेल आज हो रहा है। अगर कोई ब्राह्मण डॉक्टर है और कोई दलित डॉक्टर है और दलित के हाथ ज्यादा साफ हैं तो वही अच्छा डॉक्टर है। कहां लिखा हुआ था, किस किताब में लिखा हुआ है कि मां के पेट से पैदा होने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, ठाकुर ठाकुर होगा? जब सैनिक बॉर्डर पे मारा जाता है, आप तो कवर करते हैं। आप बताइए कि जब आपके शहर जम्मू से उसकी डेड बॉडी निकलती है तो किसी माई के लाल ने आज तक ये पूछा हो कि ये यादव था क्या, ये ब्राह्मण था? किसी ने पूछा? हमारे सब
सबकॉन्शियस में है, लेकिन उसको दबा दिया गया है। हम यही कहते हैं भारत का सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसकी जाति नहीं ढूंढते हम। कुछ लोग हैं जो जाति का भी प्रमाण मांगते हैं। हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी कि नहीं की थी, उसका भी मांगते हैं। कुछ लोग पैदाइशी मांगते हैं। उन्होंने कभी अपने पिताजी से ये नहीं पूछा कि पिताजी तुम ये प्रमाण दो कि तुम मेरे पिता हो, ये कैसे पता चला? आप जानते हैं भारतीय सनातन संस्कृति की ताकत बता, आपको दुनिया की किसी साइंस की जरूरत नहीं। ये सिर्फ हमारी सभ्यता है जिसमें सब कुछ कस्टम किया है। आपका किन से टकराव हो रहा है? जिनके यहां कंसेप्ट ऑफ मैरिज ही नहीं था, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहां शादी 7 फेरों के बाद जन्मों का संबंध होता है। इस्लाम में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से निकले तो वो जो पैसा आपने मेहर के नाम पे दिया है वो वापस करना। और तीसरे जो है अंदर से, उनकी यहां होती नहीं थी। उनके यहां एक युवा लड़के और एक लड़की का मिलन, और उस मिलन से उत्पन्न होने वाली औलाद क्या कहती थी, क्या कंसेप्ट था उनके यहां? उनके यहां उस दौरान एक युवा एक लड़की मिले और उससे अगर कोई संतान पैदा हो जाए, उस संतान को स्टेट पालती थी। और स्टेट ने ऐसे बड़े बड़े हॉल बना रखे थे अपने यहां। आप इतिहास पढ़िए, कुछ भी ऐसा नहीं है तो मैं नई बात कह रहा हूं। ऐसे ही बड़े बड़े हॉल बनते थे। और कमाल देखिए, ये हम थे, हमने दी सभ्यता। हमारे कपड़े फट गए, हम थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं जानते तो हमारी सभ्यता कमजोर ही नहीं। इतने हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार नहीं, लेकिन ये भरा गया। उस हॉल के बाहर बच्चों के वो क्या रैंप रख दिया जाता था। उन नाजायज औलादों को उस हॉल के बाहर लोग छोड़ के चले जाते थे। और क्या कमाल का कंसेप्ट निकाला हमारी सभ्यता में, हमारी परंपरा में, हमारे सदाचारों में। एक बहन हमारी जब किसी से शादी करती है तो उसकी पत्नी बनती है, किसी की भाभी बनती है। एक संस्कार के बाद ही बनती है। आप सड़क पे चलते किसी को कहते हो भाभी मारेगी पलट के, नहीं कहते हो ना। और जब वो बहन हमारी किसी शिशु को जन्म देती है तब वो मां बनती है। इस प्रोसेस के बाद वो मां बनती है, राइट। उस हॉल के बाहर जो नलियां रखी होती थी उसमें वो लोग अपने उस बच्चे को छोड़ जाते थे। और स्टेट का काम होता था कि सुबह दरवाजा खुलेगा, उस हॉल की व्यवस्था के लिए एक पुरुष और एक महिला को रखा जाता था कि तुम्हें इनको देखना है और इसमें आने वाला खर्चा स्टेट देगी, राइट। हमारी बहन तो पहले शादी करे, फिर भाभी बने, फिर मां बने, तब उसको मां कहा जाता है। प्रोसेस है, मां फ्री में नहीं मिलती बाजार में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस हॉल की व्यवस्था देखने वाला जो पुरुष है वो फादर है और जो महिला रखी गई है वो मदर है। अब वो मदर और फादर उस नाजायज बच्चे को जहां रखते थे उस जगह को गवर्नमेंट कहा जाता था। और आपको पागलपन क्या सोचा कि मैकोले ने कहा कि अगर गुरुकुल को ध्वस्त करना है तो इनकी पूरी रचना सामाजिक व्यवस्था को बनाता है, ताने खाने को मिलता है। वहां मां अलग है, पिता अलग है, बाप अलग है, बेटे की क्या जिम्मेदारी, मां की, सबके काम बटे हुए थे। उसने उसको छिन्न भिन्न किया और पहला गवर्नमेंट स्कूल बंगाल में खोला। और भूखे नंगे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को जो बात हमारे ऋषि मुनि को बतानी चाहिए थी, जो हमारे पूजा पाठ करने वालों को बतानी चाहिए थी,